गुड इवनिंग एवरीवन। आज न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे विच इज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे एंड देन विल मूव ऑन स्लोली टू द सेक्शंस। तो अगर थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका देखें तो जो हमारे पास ये एक्ट है इट इज ऑफ 1963। इससे पहले हमारे पास 1877 ब्रिटिश टाइम का लॉ था। 1963 के बाद ऐसा कोई अमेंडमेंट वैसे इसमें हुआ नहीं है, बट 2018 में यहाँ पे एक मेजर अमेंडमेंट हुआ, और वो भी इसलिए अमेंडमेंट हुआ क्योंकि रिपोर्ट्स में ये आया था कि इंडिया की पोजीशन बहुत ही लोअर लेवल पे है जहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में देखा जाता है। क्योंकि हमारे पास ऑप्शन होता है कॉन्ट्रैक्ट्स में कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ, या तो आप क्या करोगे, ब्रीच करके कंपनसेशन ले सकते हो, या फिर कोर्ट क्या करेगा, उसके लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करेगा। जनरली क्या हो रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रीच हो रहे थे और कंपनसेशन के लिए जा रहे थे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो रहा था, जिस वजह से सारी इकोनॉमी हमारी नीचे जा रही थी और इसलिए हमारी रैंक इंडिया की बहुत कम आई। उसी के बाद 2018 में मेजर अमेंडमेंट हुआ, और अमेंडमेंट हुआ सेक्शंस 10 रेड विद 11 14 एंड 16। वो भी पढ़ेंगे हम क्या क्या अमेंडमेंट हुआ, क्या क्या नहीं हुआ है। बेसिकली जो हमारा प्रेजेंट लॉ है 1963 का, वो जो है 9th लॉ कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर बेस्ड है। 9th लॉ कमीशन के प्रीलिम्स से पूछ लेते हैं विच लॉ कमीशन। तो जो 9th लॉ कमीशन आया था उन्होंने कुछ सजेशंस दिए, और उस सजेशंस के अनुसार ही जो हमारा ये प्रेजेंट एक्ट है 1963 का, वो एक्ट हमारा फ्रेम हुआ। फिर मैं आपको बताया 2018 में कुछ फर्दर अमेंडमेंट्स भी हुए। ये जो हमारा मैक्सिम है दैट इज ओबी जस्ट ईबी रेमेडियम, मींस वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। यस सर। ये 1963 में हमारे यहाँ पास हुआ जी सर। लेकिन जो एक्ट पहले इन्फोर्स थे, ये पहले इन्फोर्स में था। जी 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 1877। यस। तो ये तो इन्फोर्स ऑलरेडी था। हाँ सर, पहले ये रिपील्ड हुआ 1877 का, और उसके बाद ये हमारा 1960 हुआ ना। यस इट वाज ऑलरेडी इन फोर्स। और एक जब लॉ ऑलरेडी फोर्स में होता है, आप दूसरा लॉ या तो अमेंडमेंट से ला सकते हो उसको, ऐसे दो कॉन्ट्राडिक्टरी हम नहीं ला सकते हैं। तो इट वाज रिपील्ड, रिपील मींस खत्म कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद नॉट विथ वो हमने जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स पढ़ा है आर्टिकल 13 में, ठीक है, तो वो एक्लिप्स में चला गया। मतलब जब तक दोबारा कोई ऐसा नहीं आता तो वो तब तक एक्लिप्स में चला गया, शैडो में चला गया। उसके बाद आया हमारा 1963 का लॉ, और उसमें अमेंडमेंट हुआ। अब 1963 का लॉ है, वो रिपील नहीं हुआ है, ठीक है, वो लॉ है, उसमें अमेंडमेंट हुआ है। क्लियर? ठीक है। सो द पर्पस ऑफ द एक्ट इज ओबी जस्ट ईबी रेमेडियम, मतलब वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। आपका अगर कोई राइट है और वो अगर वॉयलेट हो रहा है, उसके लिए रेमेडी होनी चाहिए। तो कुछ रेमेडीज ये हमारा एक्ट प्रोवाइड करता है। वो कौन सी रेमेडीज है, आई विल मेंशन द नेक्स्ट स्लाइड। सी, पहला तो चीज है एसआरए कंसोलिडेटिंग नेचर का है, नहीं है। अगर आप प्रीएम्बल खोलोगे अपना एक्ट का, उसमें लिखा है दिस इज एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन काइंड्स ऑफ रिलीफ्स। वहां पे ना आपका एग्जॉस्टिव नेचर, कंसोलिडेट वर्ड यूज नहीं है। कंसोलिडेट का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर लॉ के ऊपर सब कुछ हो, जैसे कि सीआरपीसी अगर आप देखोगे या सीपीसी देखोगे, उसके प्रीएम्बल में कंसोलिडेट वर्ड इज यूज देयर। इसका मतलब ये है कि सब कुछ सीपीसी का रिगार्डिंग, सब कुछ सीआरपीसी का रिगार्डिंग उसी में ही है। और कुछ चीजें जो नहीं है उसके लिए हमारे पास इनहेरेंट पावर्स है, वो लॉ में ही गिवन है, इसलिए वो अपने आप में कंप्लीट है। बट ऐसा अपने आप में कंप्लीट नहीं है, क्योंकि उसकी प्रीएम्बल में लिखा हुआ है सर्टेन काइंड्स, सर्टेन। तो प्रीलिम्स से यही पूछते हैं कि क्या एग्जॉस्टिव है या नहीं, क्या ये कंसोलिडेटिंग है या नहीं, ठीक है। तो इट इज नॉट कंसोलिडेटिंग, और ये कुछ ही रिलीफ्स प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से एक बार ब्रीफ में पढ़ रहे हैं, डिटेल में तुम्हें पढ़ना ही है। फर्स्ट इज रिकवरी ऑफ पोजेशन, इमूवेबल का 5 and 6, मूवेबल का 7 and 8, ठीक है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस 10 से लेकर 20 तक है। उसके बाद रेक्टिफिकेशन 26, रेसेशन 27, 28, 29 and 30,
कैंसिलेशन 31 to 33, declaration 34 and 35, and injunction 36 to 41. फर्दर सिर्फ ये 7 तरह की 1 2 3 4 5 6 7 तरह की रेमेडीज 42 42 is like negative portion हाँ prohibitory, ठीक है. एंड इट इज नॉट एग्जॉस्टिव, वो भी क्लियर हो गया. क्यों एग्जॉस्टिव नहीं है? क्योंकि ये सर्टेन काइंड्स ही हैं. क्लियर? तो ये सर्टेन टर्मिनोलॉजीज क्लियर है. उसके बाद दीज रिलीव्स आर डिस्क्रिशनरी 1964. तो फिर वो उस 10 इयर्स के लिए जब हाँ तो फिर वो 10 इयर्स के लिए क्या होगा जब, क्योंकि एक्ट तो पहले आ गया. 372 इज की लॉज इन फोर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस अनलेस रिपील्ड. हाँ जो ब्रिटिश जैसे 1860 तभी जैसे आईपीसी 1860 का है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 18, ठीक है. देन उसके बाद ये जो सारी हमारी रिलीफ्स है ये क्या है? डिस्क्रिशनरी है. ठीक है, इट वाज डिस्क्रिशनरी क्योंकि हमारा जो एसआरए एक्ट है इट इज बेस्ड ऑन इक्विटी जनरली. ठीक है, बट अब जो 2018 में अमेंडमेंट आया है उससे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हैज बिकम मैंडेटरी इन नेचर. डिस्क्रिशनरी इसका मतलब कोर्ट के पास पावर है, या तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे या ना दे. नहीं देगा तो कंपनसेशन दे देंगे, डैमेजेस दे देंगे. लेकिन आफ्टर 2018 अमेंडमेंट अब सारे के सारे जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्चुअल केसेस पहुंचते हैं उसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मैंडेटरी होगा. फ्यू एक्सेप्शंस आर देयर, वो हम डिस्कस करेंगे, बट द जनरल रूल इज कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विल बी देयर. So all reliefs are discretionary in nature except very important. ये इस बार हरियाणा में भी आया है, दिल्ली में भी आया है, दिल्ली में फैक्चुअल में आया है और मतलब फैक्ट्स ये थे तो उन्होंने कुछ डेट्स नहीं बताई. तो आपको लॉ पहले के हिसाब से भी बताना है फिर एंड आफ्टर दैट. देन कुछ सेलेंट फीचर्स कर लेते हैं जो 2018 का अमेंडमेंट आया है. ये ठीक है. सेक्शन 6 में सबसे पहले 5 और 6 ये बोलता है, ठीक है, कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप कैसे क्या करोगे? रिकवर करोगे. तो 6 में सूट कौन फाइल कर सकता था? जो कि डिस्पोजेस्ड होता था. ठीक है, सिर्फ वही. बट उन्होंने एडिशनली उनको भी अलाउ कर दिया है जो जिसके थ्रू थे. फॉर एग्जाम्पल हाउस है, एक हाउस है एंड ये इन्होंने किसी को रेंट पे दे रखा है. ठीक है, अब नाउ द पर्सन इज लिविंग ऑन रेंट. अब ये डिस्पोजेस्ड हो गया है तो पहले सिर्फ और सिर्फ जिसका हाउस था वो ही उसी के पास ही राइट था, ओनली दैट पर्सन. बट राइट्स तो इसके भी वॉयलेट हुए हैं टेनेंट के. नाउ दिस पर्सन आल्सो हैज द राइट टू गो टू द कोर्ट and to file the suit for recovery of immovable property. So a clause has been added by 2000. Possession. It is summary suit. Sir, section 6 is a summary suit. हाँ, 5 is not a summary suit. See, dispossessed का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि dispossessed कौन हुआ? तो जो ओनर है, टेनेंट वहां पे था बिकॉज ऑफ द ओनर. ठीक है, हम मानेंगे डिस्पोजेस्ड कौन हुआ है? सिर्फ और सिर्फ लैंडलॉर्ड ओनली. ठीक है, तो वो वहां पे सूट फाइल कर सकता था. बट नाउ हाँ वो कर सकता था, बट नाउ दिस पर्सन ऑल्सो कैन फाइल द सूट. वो वहां पे जिसके थ्रू है, किसके थ्रू है? ओनर के थ्रू है, तो ही कैन फाइल द सूट एंड इवन इज हायर्स भी. ठीक है, आफ्टर दैट सेक्शन 10 उसमें अमेंडमेंट हुआ है मेजर. पहले मैंडेटरी नहीं था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इट वाज ओनली डिस्क्रिशनरी इन नेचर. डिस्क्रिशनरी अब क्या हो गया? इट इज मैंडेटरी इन नेचर, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस है. 11 क्लॉज 2 मतलब अगर आपका ट्रस्ट रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें किसी पार्टी ने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करके, ट्रस्ट पता है ना, ट्रस्ट प्रॉपर्टीज जो होती हैं, ठीक है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करके पावर्स को एक्सीड कर दिया है, तो वो चीज नहीं हो सकती स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड. सेकेंड, सेक्शन 14. सेक्शन 14 में कुछ आपको प्रोविजंस बताए हुए हैं जहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता. Few of them are, अगर कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट इज पर्सनल इन नेचर, लाइक A contracts to B कि I will sing for you, राइट? अब A मर गया है, ठीक है, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट टाइप है, तो वो कैसे स्पेसिफिकली इन्फोर्स हो सकता है? वो नहीं हो सकता. अदर थिंग, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस. आपने किसी और पार्टी से करवा लिया काम. जब आपने किसी और पार्टी से काम करवा लिया तो फिर ये परफॉर्मेंस नहीं हो सकती.
सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस इज अंडर सेक्शन 20, बट इससे कुछ कंडीशंस होती है। पहले आपको नोट, जब आपको सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करवाना है, पहले आप नोटिस दोगे ऑफ 30 डेज। अगर पार्टी तब भी काम नहीं कर रही है, उसके बाद ही आप सब्स्टिट्यूट करवाओगे परफॉर्मेंस को, ऐसे नहीं करवा सकते। देन 16 ऑल्सो, 16 में भी ग्राउंड्स हैं, अभी आगे उसकी स्लाइड आज ही करेंगे, ठीक है। बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 16 क्लॉज से सी एक अमेंडमेंट आया है। पहले क्या था कि आपको कॉन्ट्रैक्ट में आप जो प्लीड करोगे, आपको प्लीड भी करना है और आपको प्रूव भी करना है, योर विलिंगनेस टू डू एंड योर रेडीनेस टू डू। अगर आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट जो स्पेसिफिकली एनफोर्स करवाना है, आपको ये बोलना पड़ेगा कि मैं तो स्टार्टिंग से ही चाह रहा था कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराना, बिकॉज ये जो हमारा SRA एक्ट है, इट इज बेस्ड ऑन इक्विटी। अगर आप ही विलिंग नहीं हो किसी काम को करने के लिए, दूसरे को नहीं बोल सकते। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट इज देयर बिटवीन ए एंड बी। ए ने बी को ऑयल सप्लाई करना है एंड बी को पेमेंट करना है। ए तो ऑयल सप्लाई करे जा रहा है, ही पेमेंट कर नहीं रहा है। एक टाइम पर ए ने ऑयल सप्लाई करना छोड़ दिया, उसके बाद बी नहीं जा सकता कोर्ट में, क्योंकि उसने पेमेंट ही नहीं किया। आप कोर्ट में तब जाओगे व्हेन यू आर विद द क्लीन हैंड्स। आप अगर खुद ही क्लीन हैंड्स के लिए नहीं हो तो आप नहीं जा सकते। फिर उसके बाद 16 सी ये बोलता है, पहले क्या था 2018 से पहले, आपको प्लीड करना पड़ेगा ये चीज कि मैं तो विलिंग था स्टार्टिंग से और मैं रेडी भी था। विलिंग का यहाँ पे मतलब होता है फाइनेंशियली विलिंग। रेडी मतलब आप काम करने के लिए, आपने जो भी आपका पार्ट है आपने वो काम किया। प्लीड भी एंड देन यू हैव टू प्रूव। नाउ द वर्ड प्लीड हैज रिमूव्ड, बट एक यहाँ पे एक चीज है, अगर आपने कोई चीज प्लीड नहीं करी, आप प्रूव कैसे करोगे? समथिंग जो आपने डाला नहीं है, हम तो यही बोलते हैं ना जी, आप जो लिख रहे हो आप वही तो आप प्रूफ करोगे। तो यहाँ पे फिर कुछ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई हैं, उन्होंने इस चीज को क्लियर किया है कि यहाँ पे सिर्फ इफेक्ट ये होगा, प्लीड तो आपको अभी भी करना पड़ेगा, बट आप अमेंड कर सकते हो प्लेंट में आफ्टर दिस 2018 जजमेंट, बट प्लीड तो आपको अभी भी करना है, बिकॉज समथिंग विच इज नॉट प्लीडेड कैन नॉट बी प्रूव्ड, राइट। उसके बाद चेंजेस सेक्शन 20 में बने हैं। 20 मैंने आपको बताया कि सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस में। लास्टली 20A एंड 41HA, जो कि मैम भी कह रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर सूट्स इंजंक्शंस। या ये वैसे इंजंक्शंस है जैसे कि बहुत बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, ये सबका काम चल रहा होता है, जो इकोनॉमी पर बेस्ड होता है आपका। अगर आप उसमें बार बार इंजंक्शंस देते रहोगे तो वो काम आपका रुक जाएगा। सिर्फ तो कोर्ट बोलता है, बेसिकली लॉ ही बोल रहा है कि हम ऐसे प्रोजेक्ट्स में इंजंक्शंस को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। तो पहले ये चीज नहीं थी, और शेड्यूल में बताया भी हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ सर, देयर आर लाइक CPC भी है हमारे पास, SRA भी है। टेम्परेरी का मेंशन यहाँ पे है, बट एंटायर प्रोसीजर इज देयर इन द CPC। तो प्रोसीजर तो वो हम रूल करेंगे, बट यहाँ पे उन्होंने ये चीज बता दिया इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में, उन्होंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। परमानेंट यहाँ पे उन्होंने रूल्स नहीं एग्री करे, बट मेंशन इज देयर ना ऑफ टेम्परेरी आल्सो एंड परमानेंट आल्सो। तो जस्ट बताया है इंजंक्शन तो कैसे भी हो सकते हैं, परमानेंट भी हो सकते हैं, टेम्परेरी भी हो सकते हैं। उन्होंने यहाँ पे इस अमेंडमेंट के थ्रू इतना बताया कि हम इन केसेस में इंजंक्शंस नहीं ग्रांट करेंगे। ईच टाइम वी हैव टू गो, अगर हम सेक्शन 5 और 6 की भी बात करते हैं, तो जो सूट हम फाइल कर रहे हैं, हम फाइल सेक्शन 9 में ही करेंगे ना, फॉर रिकवरी ऑफ द सेक्शन 9 में सूट फाइल करेंगे। मेथड हम ये ले सकते हैं, फिर फॉर्म्स भी हैं, एग्जीक्यूशन भी CPC में ही होगा उनका। लिमिटेशन पीरियड के लिमिटेशन हम जब 5 और 6 पढ़ेंगे तो हम आर्टिकल 64 भी पढ़ते हैं, साथ में आर्टिकल 65 भी पढ़ते हैं। तो ये दीज ऑल आर ओवरलैपिंग एरियाज, ठीक है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वही मैंने आपको भी बताया, दैट सेक्शन 10 आफ्टर इस रिस्ट्रक्चरिंग बोलता है दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट जो है नाउ दे आर स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शंस, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय ट्रस्टी इन एक्सेस ऑफ हिज पावर इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। एक्सेप्शन 2 इज सेक्शन 14, एक्सेप्शन 3 सेक्शन 16। अभी पढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में 14 क्या है। 14 के बारे में पढ़ते हैं अगर, तो 14 कंटेन्स दोज कॉन्ट्रैक्ट्स जो स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड हो ही नहीं सकते, मतलब उनका नेचर ही ऐसा है जो इन्फोर्स ही नहीं हो सकते। पहला वही जैसे सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस, आपने किसी से क्या कर लिया, किसी और से परफॉर्म। ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट था कि ए विल सेल ऑयल टू बी एंड बी विल गिव सर्टेन मनी।
ए अगर ये कॉन्ट्रैक्ट सी से कर ले तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि वो क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो। ठीक है, नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग परफॉर्मेंस ऑफ अ कंटिन्यूअस ड्यूटी विच कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज। मतलब ऐसी चीजें जहां पे कोर्ट को क्या करना है, प्रॉपर ड्यूटी करनी है, देखना पड़ेगा बार बार कि अच्छा ये बेसिकली होता है उन चीजों में जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जहां पे कोर्ट का हमेशा वो रहेगा ऊपर, अपर हैंड, कि कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा, चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स कभी भी वो एनफोर्स नहीं करें, राइट। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर डिपेंडेंट अपॉन द पर्सनल क्वालिफिकेशंस ऑफ द पार्टी, जैसे कि मैंने आपको बताया था टू सिंग, ए एंड बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपस में दैट ए विल सिंग फॉर बी, कि पर्सनल नेचर का हो गया ना। अब ए नहीं करता है, ही सेज नो आई विल नॉट सिंग फॉर यू, अब ये पर्सनल नेचर का है, कोर्ट कैसे किसी को कंपेल कर सकता है, नो यू गो एंड यू सिंग। ठीक है, एक मुखर्जी नगर का ही केस था इनफैक्ट, वहां पे एक कोचिंग में कोई सर थे आलोक रंजन नाम से, तो वो उनका कॉन्ट्रैक्ट था पढ़ाने का एंड ही ब्रीच्ड कि वो नहीं पढ़ाएंगे, कोर्ट में चले गए कोचिंग सेंटर, तो वहां पे वो बोलते हैं कि इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ पर्सनल नेचर, पर्सनल क्वालिफिकेशन, अगर वो नहीं पढ़ा रहे हैं वी कैन नॉट फोर्स हिम टू टीच देयर। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स कभी भी एनफोर्स्ड नहीं होते। लास्टली, कॉन्ट्रैक्ट विच इज डिटर्मिनेबल इन नेचर, मतलब खत्म होने वाले हैं, अपने आप में पता है कि ये ज्यादा टाइम चलेंगे ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल देना चाहोगे आप? ठीक है, ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट था, शिप से कुछ कार्गोस मतलब कुछ प्रोडक्ट आना था। ठीक है, द प्रोडक्ट इज समथिंग विच इज पेरिशेबल इन नेचर, मतलब खत्म होने लायक है, वो खत्म होने वाला है। अब शिप में इतना टाइम लग गया कि शिप इज नॉट एबल टू कम ऑन टाइम, दूसरी पार्टी जाती है और बोलती है इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर दो क्योंकि मुझे तो ये सामान चाहिए। नाउ कोर्ट को पता है कि ये शिप बाय वर्च्यू ऑफ जीपीएस एंड ऑल एक्सेट्रा कि वो यहाँ पे है, वो वैसे भी उस टाइम तक जब तक पहुंचेगी, फॉर एग्जाम्पल उसमें एप्पल्स ही है, कि वो उतना टाइम टिक ही नहीं पाएगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अपने आप में खत्म होने लायक। तो पता है वैसे भी जब पहुंचेगा तो वो खत्म ही हो जाएगा, तो इसको हम कैसे इन्फोर्स कर सकते हैं, इसको हम इन्फोर्स नहीं करेंगे, राइट। सेक्शन 16, now 16 contains those provisions where plaintiff cannot obtain। अब एक चीज डिफरेंट है 14 में एंड 16 में, 14 applies to both parties, plaintiff and defendant, but 16 applies only for plaintiff। it says that it contains those provisions where plaintiff cannot obtain the specific performance। वो कौन कौन से हैं? पहला वही से कि प्लेंटिफ ने क्या किया है, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ले ली है। दूसरा ये बोलता है कि प्लेंटिफ इनकेपेबल हो गया, सेक्शन 56 के बारे में पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, इम्पॉसिबिलिटी, अगर कोई चीज इम्पॉसिबल हो गई है या प्लेंटिफ पागल हो गया है, ठीक है, तो वो कैसे कर सकता है, या प्लेंटिफ हैज बिकम इन एनी वे इनकेपेबल टू परफॉर्म, इंसॉल्वेंट हो गया, अनसाउंड हो गया, माइनर तो नहीं हो सकता क्योंकि पहले कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था, माइनर तो ऑब्वियसली नहीं होगा, या समथिंग फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन या अनड्यू इन्फ्लुएंस, इस टाइप की चीजें जो है आ गई हैं जो कॉन्ट्रैक्ट को विशिएट कर रही हैं, मतलब खत्म कर रही हैं, तो ऐसे केसेस में भी कॉन्ट्रैक्ट्स जो है एनफोर्स नहीं हो सकते। नेक्स्ट, where plaintiff fails to prove the readiness and willingness to perform, so he cannot obtain the specific performance, he cannot obtain the specific performance। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि where plaintiff ने क्या किया है, प्लेंटिफ ने क्या किया है, प्लेंटिफ ने सिर्फ और सिर्फ सी देयर टू थिंग्स, रेडीनेस एंड विलिंगनेस। विलिंगनेस रिलेट्स टू द फाइनेंशियल कैपेसिटी, मतलब वो पैसा दे रहा है, एंड रेडीनेस अपना पार्ट कर रहा है। जो पार्टी चाह रही है, यहाँ पे प्लेंटिफ इज दैट पार्टी, जो पार्टी चाह रही है, ही हैज टू बी रेडी, ही हैज टू बी विलिंग, ये चीज अपना प्लेंट में मेंशन होना चाहिए जब वो एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जाता है।
ही हैज टू प्लीड और बाद में उसको प्रूव भी करना है। प्रूव कैसे करोगे? प्रूफ कैसे करोगे? एविडेंस प्रूव करोगे ना, ऑब्वियसली। प्रूफ कैसे करोगे? एविडेंस देके, डॉक्यूमेंट्स देके, ऐसा प्रूफ करोगे। बट आफ्टर द अमेंडमेंट इन्होंने प्लीड को हटा दिया। सो व्हाट डज इट मीन कि प्लीड करने की जरूरत नहीं है और आप कभी भी जाके प्रूफ कर दोगे? क्या इसका मतलब ये हुआ? 16(3) में ये लिखा हुआ है दैट प्लेंटिफ को रेडीनेस और विलिंगनेस प्रूव करना है। रेडीनेस मीन्स कि वो रेडी था काम करने के लिए, अपना पार्ट करने के लिए। विलिंगनेस मीन्स कि उसने अपना पैसा जो है वो देता रहा टाइम टू टाइम, ठीक है। अब पहले क्या था 2018 से पहले? दैट ही हैज टू प्लीड आल्सो दिस थिंग। प्लीड मतलब प्लीड करना, ठीक है, एंड देन प्रूव आल्सो। अब प्लीड वर्ड नहीं है, तो डज इट मीन दैट कि अब उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बट सीधा वो प्रूव कर सकता है ड्यूरिंग द हियरिंग? ऐसा है? ऐसा नो। समथिंग विच इज नॉट प्लीडेड एट ऑल कैन नॉट बी प्रूव्ड एट ऑल। आप, हम बोलते हैं ना कि रिलीफ क्या मिलेगी? जो आप क्लेम करते हो। अगर आपने कोई चीज लिखी नहीं है तो वो कोर्ट कैसे मान लेगा? उसका एविडेंस कभी नहीं होता। आपको स्टार्टिंग में आप बता देते हो कि आपके पास कौन कौन से एविडेंसेस हैं, आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रूव करने वाले हो। तो बस इसका इफेक्ट ये रहेगा। ये बहुत ही लैंडमार्क केस है, 2019 में आया है, महबूब उर रहमान डेट वर्सेस अंशाउल खान। इसमें ये चीज बोला गया है कि हम क्या कर सकते हैं, once it is not pleaded, हम क्या कर सकते हैं इन द फ्यूचर टाइम, हम उसको बाय वर्च्यू ऑफ अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग ऐड कर सकते हैं। जब हमने बाय वर्च्यू ऑफ अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, हम उसमें क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। जब हमने उसमें ऐड कर लिया तो अब तो प्लीड हो ही गया ना, अब तो ऑटोमेटिकली प्लीड हो गया, राइट? सो दिस पोर्शन, yes, so this portion about specific performance of contract is generally dealt in section 10. 10 का हमारे पास ये मतलब बहुत आप ध्यान से सुनना, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पूछेंगे आर द कॉन्ट्रैक्ट्स स्पेसिफिकली इन्फोर्सिबल और नॉट? क्या कोर्ट के पास एनी डिस्क्रिप्शन है इसको टू एनफोर्स इट और नॉट? यू विल से बिफोर 2018 it was discretionary in nature, but now it is mandatory. हरियाणा में आया था इस बार, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपको इसके एक्सेप्शंस बताने हैं, चाहे वो पूछे ना पूछे, आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं रेक्टिफिकेशन पे। हर रिलीफ को थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, बाकी कल फर्स्ट रिलीफ इज डन, बाकी सब रिलीफ हम शॉर्ट में करेंगे, फिर बाकी जो रिलीफ है डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास जो है तब करेंगे। टोटल आर 7 रिलीफ्स, आप लिख लो एक बार ये सारी रिलीफ्स, ठीक है। इसका वो कहाँ है इरेजर, ठीक है। नाउ वी डू अबाउट रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग, कुछ आप उसको चेंज कर रहे हो, रेक्टिफाई, आप उसको रेक्टिफाई कर रहे हो, आप उसको चेंज कर रहे हो, दैट इज रेक्टिफिकेशन। अब क्या होता है दैट बिकॉज ऑफ एनी फ्रॉड और मिस्टेक ऑफ एनी पार्टी, कुछ चीज गलत लिखी गई है, तो लॉ आपको एक रेमेडी देता है कि आप कभी भी जाके उस चीज को क्या कर सकते हो? ठीक कर सकते हो, आप उसको ठीक कर सकते हो। दैट इज व्हाट इज रेक्टिफिकेशन। बट जनरली अगर फ्रॉड से हुआ है तो दैट विल अमाउंट टू ब्रीच, फ्रॉड से हुआ है। बट अगर ये चीज नॉर्मलाइज्ड है तो उसमें फ्रॉड या मिस्टेक एज ग्राउंड्स बन के आप क्या कर सकते हो? उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। सी
सेक्शन 26 इट सेज दैट व्हेन द इंस्ट्रूमेंट में बी रेक्टिफाइड। तो पहली चीज तो रेक्टिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होती है, एनी इंस्ट्रूमेंट। अब नाउ कॉन्ट्रैक्ट इंस्ट्रूमेंट इज बिगर, कॉन्ट्रैक्ट इसका एक छोटा सा बस पार्ट है, छोटा सा बस पार्ट है, क्लियर। सो दिस इज व्हाट rectification can be done only not only in contract but in instruments as well। उसके बाद ये चीज बोलते हैं that contract और other instrument in writing। तो दूसरी चीज क्या होगी essential इसकी, it has to be in writing, in writing, but it should not be AOA, article of association और memorandum of association। क्यों? क्योंकि उसमें ना ऑलरेडी पहले से हो जाता है, उसमें आपका कोई रेक्टिफिकेशन का स्कोप नहीं होता। उसके बाद क्या है, कोई भी पार्टी आइदर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट वो क्या कर सकता है, कभी भी रेक्टिफाई करा सकते हैं। अब जब आप रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा होता है तो पहले रेक्टिफिकेशन होगा और उसके बाद क्या होगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये तो है नहीं ना, पहले स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर देंगे और फिर रेक्टिफाई करेंगे, फिर तो रेक्टिफिकेशन क्या हो जाएगा, यूजलेस, है ना। तो पहले द फर्स्ट स्टेज विल बी योर रेक्टिफिकेशन and then amounts to your specific performance। So for this इतना ही, अभी नेक्स्ट में चलते हैं, ठीक है। The third is recession। इसका मतलब क्या होता है, कैंसिलेशन। अब कैंसिलेशन एक कॉन्ट्रैक्ट का ही हो सकता है। हाँ, कहाँ दिया हुआ है कैंसिलेशन? अच्छा, वो एक्चुअली ग्राउंड्स डिफरेंट है, ग्राउंड्स डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे कैंसिलेशन, रेसेशन का यहाँ पे मतलब आपका मीनिंग कैंसिलेशन ही है, मतलब खत्म करना, टू रिवोक, वही है। बट वो यहाँ पे जब आप कैंसिलेशन कर रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का है, तो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स हम रेसेशन बोलते हैं, राइट। और जो कैंसिलेशन हो सकता है वो सिर्फ आपका कॉन्ट्रैक्ट का भी हो सकता है और वो आपका किसका हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट का भी हो सकता है। सो इट इज वाइडर, it can be both of contract or any instrument, clear। तो 27 में ये बोलते हैं कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट को आप खत्म कर सकते हो, जो कि void in nature हो, obviously जिसका नेचर void हो उसको आप खत्म ही करोगे ना, या voidable हो या अनलॉफुल हो। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हो जाते हैं आपके, फिनिश, स्टॉप्ड, रिवोक्ड, कैंसिल्ड, ठीक है। तो ये 27 में आपको इसके ग्राउंड से रखे हैं, बट आगे वो उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि कब कब वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं आपके रिवोक नहीं होते। सिचुएशंस ऐसी कि ऐसा कुछ हो जिसमें आप रेक्टिफाई कर सकते हो, तो वो हम क्यों करेंगे रिवोक, या ड्यू टू चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस आप किसी और से वो काम करवा सकते हो, क्लियर। थर्ड पार्टी से आप वो काम करवा सकते हो, या कोई भी आप गुड फेथ में ये काम किसी और से करवा सकते हो नोटिस देकर। और लास्ट भी बोलता है कि वो जो पोर्शन जो उसको वॉइड कर रहा है वो बाकी कॉन्ट्रैक्ट से सेपरेबल हो, तो उतना पोर्शन सेपरेट कर दिया और बाकी को हमने एनफोर्स कर दिया, क्लियर। तो ये रेसेशन का मतलब यही होता है, 27 में गिवन है। 28 को तो हम बहुत डिटेल में करेंगे, तो वो तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 29 एंड 30 ऑल आर अबाउट दिस रेसेशन ओनली। जस्ट अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि इसका मतलब क्या। नेक्स्ट, कैंसिलेशन। अब कैंसिलेशन जो है वो 31 से 33 में। Now cancellation can be done of both contract and instrument। यहाँ पे ना एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक कंसेप्ट आता है which is of minor। क्या माइनर का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है? वो तो हमें पता है क्योंकि माइनर कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो, तो वो ऑब्वियसली क्या है, कैंसिल्ड ही है। तो क्या उसमें जो माइनर ने एडवांटेज ली है, ठीक है, वो एडवांटेज आपको वापस करनी पड़ेगी माइनर को, मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स में है। हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट्स जो है 64 और 65 इज ऑफ voidable and 65 is of void। That talks
not talk about void ab initio cases. And minus contract is void ab initio. 65 talks about कि void contracts में equity होगा, जिसने एडवांटेज लिया है उसको एडवांटेज वापस करना पड़ेगा. बट माइनर कॉन्ट्रैक्ट इज void ab initio, वो void ab initio है. सो इस केस में क्या होगा, हम हेल्प लेंगे SRA की, SRA की हेल्प लेंगे. और SRA बोलता है 33 में दैट माइनर ने भी अगर कोई एडवांटेज लिया है तो वो भी क्या कर सकता है, उसे भी हम कंपेल कर सकते हैं टू रिटर्न इट. क्लियर? तो ये इस केस का नाम है मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास बोस. Second last, declaration. Okay. What is declaration? To declare something. कुछ बोलना, कुछ घोषित करना. तो declaration पहली चीज तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, पार्टीज पर ही अप्लाई होता है. सिर्फ और सिर्फ पार्टीज पर ही अप्लाई होता है, किसी और पे नहीं अप्लाई होता है. ठीक है. नेक्स्ट. ठीक है. डिक्लेरेशन समथिंग जो सिर्फ और सिर्फ क्या है, पार्टीज पर ही अप्लाई होता है, किसी और पर अप्लाई नहीं होता है. करेक्ट. सेकेंड थिंग इज कि डिक्लेरेशन में क्या होता है कि आपको ये प्रूफ कर, देखो इट कैन बी बोथ पॉजिटिव इन नेचर और इट कैन बी बोथ नेगेटिव इन नेचर. तो जनरली जो डिक्लेरेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, नेगेटिव. पॉजिटिव होता है कि आपको ये डिक्लेयर करना हो दैट यस ए जो है बी का क्या है, हस्बैंड है. ए इज लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ बी. ए इज एडॉप्टेड सन ऑफ सी. ये सब चीजें आप कर सकते हो. बट नेगेटिव वे में अगर प्रूफ करना है, नेगेटिव वे में अगर प्रूफ करना है कि आपको ऐसे करने के लिए दैट ये मेरा ऐसे नहीं है, ठीक है, इससे मेरा ऐसा लाइक वी आर नॉट इन द बाइगैमस रिलेशनशिप, ये सब नेगेटिव नहीं होगा. जो होगा पॉजिटिव डिक्लेरेशन होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा. और जब डिक्लेरेशन करना होता है तो उसके लिए कोई एक सेपरेट केस भी तो होता है ना, मतलब आपको कुछ रेमेडी चल रही होती तभी आप डिक्लेयर करवाओगे, तो वो चीजें होती है यहाँ पे. फर्स्ट थिंग व्हाट इज डिक्लेरेशन. डिक्लेरेशन में या तो आप प्रॉपर्टी के बारे में डिक्लेयर करोगे या करेक्टर या फिर किसी राइट के, या किसी राइट के बारे में. ठीक है. उसके बाद ये पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी, बट सिर्फ और सिर्फ आप पॉजिटिव डिक्लेरेशंस करते हैं, नेगेटिव आप नहीं करते. और इट अप्लाइज, इट इज बाइंडिंग ओनली अपॉन द पार्टीज. अगर हम ये बोल रहे हैं दैट ए इज द हस्बैंड, ए इज हस्बैंड ऑफ बी, ये बोल रहे हैं, तो ये इनके ऊपर सिर्फ ए वर्सेस बी में एप्लीकेबल होगा. कभी अगर कोई सी सूट फाइल करना चाहे तो वो तो कर सकते हैं, उन पे एप्लीकेबल नहीं. नेक्स्ट, सॉरी, लास्ट कम्स योर इंजंक्शन. इंजंक्शन क्या होता है? हाँ, कुछ ऐसा जुडिशियल प्रोसेस where judiciary बोलता है या तो आप ये काम करो या आप ये काम ना करो. तो ऐसा नहीं है कि इंजंक्शन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज टू स्टे. इंजंक्शन कैन बी योर टेम्परेरी, इट कैन बी योर परमानेंट. टेम्परेरी हम सीपीसी में डील करते हैं, ऑर्डर 20, हाँ, एंड परमानेंट हम इस सारे में डील करते हैं. एक और टाइप का इंजंक्शन होता है जिस मैंडेटरी. वो क्या होता है? हाँ, आप जब दैट यू डू दिस. अच्छा, मुझे कोई एग्जांपल बताओ जिसमें मैंडेटरी भी हो और आपका टेम्परेरी भी. मतलब मैंडेटरी समथिंग जो कंपेल कर रहे हो कि आप ये करो. मैंडेटरी हटाओ. सी मैंडेटरी में कंपेल करते तो टू डू. तो जब हटाओ ना, कि जब हटाने के लिए हुआ है, वो तो हटाने तो नेगेटिव हो गया, वो तो आपका प्रोहिबिटरी हो गया. कंपेल में होगा कि टू डू समथिंग. अब आपने एक घर बनाया है, ठीक है, एक घर बना हुआ है यहाँ पर, बहुत टाइम से बना हुआ है, यहाँ पे सनलाइट इनको आती थी. अब ये किसी ने होटल बाय कर लिया यहाँ पे,
और उन्होंने इतनी बड़ी बिल्डिंग बना, सनलाइट नहीं है, सनलाइट नहीं है। तो अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि बिकॉज उनका भी राइट है लैंड का कि वो कुछ भी कर सकते हैं, बट उनका भी फ्रेश एयर वाटर इन सब का राइट है। तो यहाँ पे कोर्ट ये जरूर बोल सकते हैं कि आप यहाँ पे क्या करो, अपनी नंबर ऑफ बिल्डिंग्स को कम कर दो अगर वो वहां के वायलेशन में है। फॉर एग्जाम्पल वो वायलेशन में, वरना कोई ऐसे मना ही, हाँ अगर वो वहां के वायलेशन में है तो ये तो उन्होंने मना किया कि आप ऐसे करो। तो ये क्या हो गया आपका नेगेटिव इन नेचर। पहले जिनको प्रॉपर्टी दी हुई है उनको पहले बताया गया है कि हाँ। आपको जिंदगी भर मिलेगा तो ही हटवा सकते हैं, वरना नहीं हटवा सकते। Absolute और एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है 20 इयर्स का होता है, एक स्पैन होता है कि 20 इयर्स तक उन्होंने यहाँ पे सनलाइट एंजॉय कर ली है तभी वो क्लेम कर सकते हैं, वरना वो प्रिस्क्रिप्शन क्लेम भी नहीं कर सकते। ठीक है, 20 इयर्स तक का होता है। तो यहाँ पे क्या है, अगर बिल्डिंग अब कोर्ट बोलता है कि आप कम करो, आप कम करो, तो ये क्या हो गया नेगेटिव इन नेचर, ये मैंडेटरी नहीं हुआ। ये मैंडेटरी नहीं, मैंडेटरी कब होगा जब वो बोलेंगे टू डू समथिंग कि कुछ ऐसा करो, तो वो होगा आपका मैंडेटरी इन नेचर। क्लियर? तो ये आपके कुछ टाइप्स है। अब इंजंक्शन कब ग्रांट हो सकता है, कब नहीं ग्रांट हो सकता। जनरल इंजंक्शन तब ग्रांट होगा जब हमें दोनों के राइट्स को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। ए के भी और बी के भी राइट्स को क्या करना पड़ेगा, हमें बैलेंस करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि दोनों की पार्टीज की जो राइट्स हैं वो वायलेट ना हो। इंजंक्शन देने से एक को इंजंक्शन दे दिया तो दूसरी पार्टी भी जो है उनके राइट्स वायलेट हो गए। हमें दोनों के राइट्स को देखना है कि वायलेट ना हो राइट्स उनके। सेक्शन आपके 40 में 41 में कुछ ग्राउंड्स आ रखे कि इंजंक्शन कब रिफ्यूज होगा। तो जो आपका ए बी सी और डी है दे टॉक अबाउट एंटी सूट इंजंक्शंस। व्हाट आर एंटी सूट इंजंक्शंस, मतलब अगर ऑलरेडी एक कोर्ट में आपका केस चल रहा है, ठीक है, तो आप दूसरे कोर्ट में जा सकते हो उस सेम केस के लिए। जाने के लिए मना नहीं है, कोर्ट एडजुडिकेट ना करे, जाने के लिए कोई मना नहीं। इंस्टीट्यूट थोड़ी, इंस्टीट्यूशन इज नॉट बार्ड, एडजुडिकेशन इज बार्ड। तो आप कोर्ट ऐसे नहीं बोल सकता अगर आप आओगे तो ये चीज मेरे पास ही एडजुडिकेट कराओगे, दूसरी जगह नहीं जा सकते। नो, नॉट एट ऑल। क्लियर? फर्स्ट थिंग इज दिस। और क्या क्या हो सकते हैं कि नेग्लिजेंस, अगर आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का है, सी अगर आप ई पार्ट देखते हो, टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच वुड नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। कोर्ट को लग रहा है किसी कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकता, उसमें क्यों ही इंजंक्शन देना फिर, राइट? नेक्स्ट इज टू प्रिवेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ न्यूसेंस एन एक्ट ऑफ विच इट इज नॉट रीजनेबली क्लियर दैट इट विल बी न्यूसेंस। अगर वो न्यूसेंस के केसेस में इंजंक्शन मांग रहे हैं और एक क्लियर ही नहीं है कि वो न्यूसेंस है कि नहीं, तो क्यों मिलेगा? नेक्स्ट, टू प्रिवेंट अ कॉन्टिन्यूइंग ब्रीच इन विच प्लेंटिफ हैज एक्विसेंट, कॉन्टिन्यूइंग ब्रीच भी नहीं मिलता है। नेक्स्ट, वेयर आपके पास इंजंक्शन के अलावा दूसरी रेमेडी भी है, वहां भी नहीं मिलता है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में तो ऑलरेडी बता दिया नहीं मिलेगा। लास्टली हमें कंडक्ट देखना पड़ेगा, अगर प्लेंटिफ खुद ही ऐसा है विद नॉट विद क्लीन हैंड्स, उसको भी नहीं मिलेगा। लास्टली प्लेंटिफ का अगर कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट है नहीं है तब भी नहीं मिलेगा। इसको आज इतने रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको आगे डिटेल में करें।